आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कैसे ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। जो हम डेली लाइफ में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं सेल बैटरीज, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में हो, हमारे रिस्ट वॉचेस में हो, या फिर हमारे घर घर में लगी हुई घड़ियों में हो, उन सभी के पीछे क्या होता है उनके अंदर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर के अंदर। कैसे हमारी बैटरी या फिर सेल, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उस केमिकल रिएक्शन से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, कैसे वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर हमने सुना कि हम डेली यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो कैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जर में लगाने के बाद इसमें वापस रिएक्शन होती है, कैसे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैसे इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी, ये सारी कहानी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, बिल्कुल आसान भाषा में, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, या फिर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, जो आपको भी ध्यान नहीं रखने। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे दिमाग में रह जाएगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, या कह सकते हैं ये चैप्टर ही आधे आधे पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इलेक्ट्रोलिटिक पार्ट, एक इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनना या फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनना। तो इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है। ये जब हम पूरे चैप्टर में दोनों ही टॉपिक्स की डिटेलिंग पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा, बट फिर भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहले क्या आ रहा है, केमिकल आ रहा है इसके नाम में, तो ये केमिकल एनर्जी से बनाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या बनाएगा, वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्वालिटेटिव जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और फॉर्मूला पढ़ेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। इसके अंदर हम इसके फॉर्मुलेज, इसकी डेरिवेशन, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा फैराडेज लॉ, फिर कंडक्टिविटी, कमर्शियल सेल। मतलब जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता ही लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक आना चाहिए। क्लास 11 का चैप्टर थोड़ा बहुत आना चाहिए, रिडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, उसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी। रिडॉक्स का कौन सा पार्ट लगेगा, कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी। उसके नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अंदर जाके इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारी बेसिक टर्म आती है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, हम सभी ने सुना है, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है, और हमेशा फिक्स कर लेते हैं कि एनोड हमारा नेगेटिव होता है, कैथोड हमेशा पॉजिटिव होता है। बट क्लास 11th में आके, इस केमिस्ट्री के चैप्टर में आके, हमारा एनोड कभी नेगेटिव भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी, कैथोड कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव भी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि एक इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड सेल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर हमारी सारी रिएक्शन होती है, या फिर रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज़ होना है तो वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही आकर रिलीज़ होता है। ये हमसे कोई नहीं पूछेगा इलेक्ट्रोड क्या है, बट हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड सेल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई भी रिएक्शन होती है, या फिर रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट निकलना है तो वो इलेक्ट्रोड पे जाकर निकलता है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। बट दिक्कत इस बात में कि हमें इसके साइन रखने हैं याद। इलेक्ट्रोलिटिक के केस में एनोड का साइन अलग है, इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल में एनोड का साइन अलग है। मोटी सी कोई बात नहीं है, सिंपल सा है कि एक में नेगेटिव होगा तो एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव तो एक में पॉजिटिव होगा। अब क्या है कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि एनोड कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। बस आपको ये चीज़ रट लो एक तरीके से। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारा एनोड पॉजिटिव होगा। अगर एनोड पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल में ये नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारा कैथोड नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल में एनोड नेगेटिव और इलेक्ट्रोकेमिकल में कैथोड पॉजिटिव। इस चीज़ को बस दिमाग में बिठा लो किसी भी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी बात दिमाग में रख लो कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, वो किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का बना हो सकता है। ये हमारा कंडक्टर ही होना चाहिए, यानी कि मेटल का ही बना होना चाहिए। बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये याद हो जाए कि एनोड पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होगा, जो आप याद कर लो। अगला टॉपिक आता है हमारा रिडॉक्स।
रिडॉक्स का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 11th में, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सारी चीज़ें। तो अब इसका क्या ज़रूरत है, सबसे पहले हमें रिडॉक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। रिडॉक्स नाम से हम सभी को पता है रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रिडॉक्स एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे रिडक्शन भी होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, वैसे ही हमें ये पता होना चाहिए। एक चीज़ पूरे चैप्टर के लिए अपने दिमाग में रख लो कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो बस। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए अलग अलग था ना, वैसे ही एनोड ऑक्सीडेशन होगी, ये बात अलग अलग नहीं है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, दोनों पे ही एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है। ये बेसिक है इस चैप्टर का, ये हमसे कोई नहीं पूछेगा, इसकी हमें ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की, तो चीज़ों में मत घुसना, इनकी डेफिनेशंस रटने वटने में। सिंपल जो मेन इतना बड़ा चैप्टर आएगा बस उसको समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट होकर बनाता है आयंस। अब क्या होता है कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होगा या फिर कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। पार्शियली का मतलब हमें पता ही है, अगर सपोज कोई चीज़ है वो 100% ब्रेक डाउन होगी, वो 100% ब्रेक डाउन ना होकर 60% 70% ब्रेक डाउन हुई है तो हम कहेंगे कि वो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ है। अगर 100% ब्रेक डाउन हो गई है तो हम कहेंगे कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ है। तो जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं और जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होते हैं। ओके, अब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उनको जब भी हम डालेंगे तो वो पार्शियली भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं और कंप्लीटली भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि वो आयंस के अंदर टूट जाते हैं। हमें पता है कि जो हमारे आयंस होते हैं उनके पास चार्ज होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, आयंस के पास चार्ज होता है, हमारे न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता। और हमने पढ़ा है कि जिसके पास चार्ज होगा वो फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन से मिल रहा है आयन। आयन के पास है चार्ज, तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। एक चीज़ याद रखना कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कराते हैं? क्योंकि इनके पास चार्ज होता है। तो इससे ना पूरी एक कीचेन पकड़ो, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक होंगे, आयंस ब्रेक होंगे तो आयंस के पास चार्ज होता है, आयंस के पास चार्ज है तो वो करंट फ्लो कराएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। मैंने पूरा रीज़न बता दिया कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कराते हैं। आयंस के अंदर ब्रेक होते हैं इसलिए ये एक आयोनिक कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के, बेसिस के, सॉल्ट्स के, जो कि आपको जनरली बस आप इनको याद कर लो। और कुछ तो हमें पता ही है, एसिड्स तो हमें याद ही है, H2SO4, HCl, HNO3, ये दो तो हमारे दिमाग में होते ही होते हैं। CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सारे जनरल आप इनको याद कर लो। ये जितने भी हैं ना, ये सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आयंस के अंदर ब्रेक होंगे, आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स मैंने क्या कहा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे, यानी कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। बाकी एग्जांपल्स आप अपने दिमाग में बैठा लो। अब हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए ना उसका रीज़न पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ बोल रहे हो कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं, तो उसके पीछे का रीज़न जानो, तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें अपने आप ही याद होने लगेगी। जैसे मैंने आपको इसका भी रीज़न बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे आयंस के अंदर ब्रेक होंगे, आयंस के पास चार्ज होता है, उनके पास चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, यानी सारे आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे। वैसे अगले टॉपिक में भी मैं आपको रीज़न के साथ बताऊँगी, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि बस याद कर लो। मीडियम हमारे 3 टाइप के पढ़ने हैं हमें, एक्वस, मॉल्टन, एथीरियल। ये वाला हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। मेनली हमें इन्हीं दोनों वर्ड्स पे फोकस करना है, क्योंकि आगे हम बहुत सुनेंगे कि हमने इसको इस मीडियम में डाला, इसको इस मीडियम में डाला। एक्वस मीडियम अपने दिमाग में बिठा लो, अगर हमने अपना कंपाउंड पानी में डाला है मतलब कि हमने उसे एक्वस मीडियम में डाला है। दूसरा मॉल्टन स्टेट, अगर हमने अपना कंपाउंड पिघला दिया है तो वो उसकी हमने मॉल्टन स्टेट कर दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में बिठा लो। अब होता क्या है कि सॉलिड स्टेट में हम अपना कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक्वस स्टेट में यूज़ करेंगे या फिर मॉल्टन स्टेट में यूज़ करेंगे। इसका रीज़न है कि क्यों हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉलिड स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते, हम उन्हें क्यों एक्वस में या फिर मॉल्टन में कन्वर्ट करेंगे।
हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएं। अगर हम अपना इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में ले लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराएगा। अगर हम उसे एक्वस में या फिर मॉल्टन स्टेट में लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। अब ये तो हमें पता है कि कोई भी चीज़ एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएगी। हम ये जान लेते हैं कि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कराएगी। अब सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उनके आयंस टूटेंगे ही नहीं। अब कोई सॉलिड है, वो उसने एक दूसरे को बहुत टाइटली फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ, तो वो टूटेगा ही नहीं। वो टूटेगा नहीं मतलब उसके अंदर आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो उनके पास चार्ज नहीं होगा। चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम सॉलिड स्टेट के अंदर अपने इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ नहीं करेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हमेशा याद रहता है बट हमेशा इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। ऑक्सीडेशन के नाम से क्लियर हो जाता है हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक चीज़ याद रख लो, ये जो तीनों पॉइंट हैं वो हमने पहले पढ़े हुए हैं, जो कि हमें सिर्फ पता होते हैं, बट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है हमें इसकी नॉलेज होना। अगर हमने रिडॉक्स रिएक्शन ढंग से इस क्लास में पढ़ा हुआ है तो हमें याद हो जाएगा। वैसे भी उसके बिना भी ये चैप्टर समझ आ जाएगा क्योंकि मैं आपको सारी बेसिक्स इसमें बता दूंगी। अभी ये टॉपिक स्टार्ट होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन के तीनों पॉइंट्स हमें पता है ऊपर वाले, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें याद है, हमें इस पर फोकस करना है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, रिडक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। मैं अभी बताऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें बस अभी याद कर लो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी रिएक्शन में बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वो रिडक्शन है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक और वर्ड हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, बट दोनों के बीच में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस होता है। अगर हम उस चैप्टर को डिटेल में क्लास 11th में पढ़ते रिडॉक्स को तो हमें पता होता। देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, इट इज़ अ चार्ज एन ऑन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, सपोज मेरे पास से लिखा हुआ है NaCl, ठीक है, और मैं बोलूँ कि मुझे सोडियम के ऊपर चार्ज बता दो, तो वो तुम बताओगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं वही किसी भी चीज़ को अकेले लिख दूँ, अगर मैंने लिखा हुआ है ना Na+ अकेला, तो इस Na+ के ऊपर कितना चार्ज है वो हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, दोनों ही हमें ये बताती है कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज कितना है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ कि किसी भी कंपाउंड में से हमने एक एटम बाहर निकाला और उसके ऊपर के चार्ज को पढ़ा। बट ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि वो किसी कंपाउंड के अंदर नहीं है, वो अकेला बैठा और हमने तब उसके चार्ज को बता दिया। ये चीज़ मत याद रखो, मेन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और उसके जो 8-9 रूल्स हैं वो सारी चीज़ें तो मैं पहले रूल्स बता देती हूँ और उसके बाद ये बता देती हूँ कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाएगी। रूल नंबर 1, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। इस चीज़ को मत दिमाग में लाना कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, नंबर क्या था, कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि हमारे कंपाउंड में किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है उसको हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल। रूल नंबर 1, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट्री स्टेट मतलब कि कोई भी एटम दुनिया के अंदर कैसे आया, वो नेचुरल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, उस टाइम पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। आसानी से बताती हूँ। ऑक्सीजन कभी भी सुना है O होता है, ऑक्सीजन कभी भी O नहीं होता। ऑक्सीजन हमेशा होता है हमारे पास O2, यानी कि ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है। ये इसके नेचुरल फॉर्म है, ये दुनिया में ऑक्सीजन O2 के तरीके से ही आया है। हाइड्रोजन कभी सुना है कि सिर्फ HH लिखा हो, हाइड्रोजन हम हमेशा H2 लिखते हैं, यानी कि दुनिया के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है वो H2 आया है। सोडियम हमारा Na आया है, जिंक हमारा सिर्फ Zn आया है। मतलब ये अपनी नेचुरल फॉर्म में ही ऊपर वाले ने इनको ऐसा ही भेजा है। तो इनकी इस टाइप पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 0 0 0 0 होगी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब कुछ चीज़ें दिमाग में रख लो। रूल नंबर 1 दिमाग में याद रख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है जब ये अकेले अकेले होते हैं। अब देखो होगा क्या, सपोज मैंने यहाँ पे बोल दिया ना कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट अगर यही सोडियम ना NaCl बना ले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी। यही सोडियम जो कि नेचुरली सोडियम ऐसे एग्जिस्ट कर रहा था, अगर ये किसी के साथ कंपाउंड बना ले तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और हो जाएगी। ये चीज़ माइंड में क्लियर हो रही है कि जब ये अकेले अकेले नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बट जब इन्होंने कंपाउंड बना लिया, जैसे सोडियम ने NaCl का कंपाउंड बना लिया, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी। वो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, जो कि बहुत ईजी है निकालना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड है, लिखा है H2SO4, तो मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि मुझे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दो, सल्फर की निकाल के दो, नहीं। अगर तुम किसी भी कंपाउंड में किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो ये ज़रूरी है कि तुम्हें बाकियों की भी पता होनी चाहिए।
अगर तुम यहाँ हाइड्रोजन की निकाल रहे हो तो तुम्हें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों की पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन की निकाल रहे हो तो हाइड्रोजन और सल्फर की पता होनी चाहिए। आसान भाषा में बताऊँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। किसी भी कंपाउंड की वैलेंसी को अगर तुम चार्ज के प्लस और माइनस के साइन के साथ लिख देते हो, उसी को हम कहते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अगर बचपन वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो K=2, L=6। और ये वाली भी आती ही होगी जब पूरी 11th पढ़ लिया, 12th का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया। व्हेन S2 2s2 2p4। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, और जो बचे 2 2 4 4 4 8, और यहाँ पे 4 आ गए। तो हमने इसकी ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली और ऐसे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे देखते हैं। लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 6। इसको कितनी ज़रूरत है? 2 की। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। वैलेंसी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने की? 2। तो ये जो वैलेंसी हमने लिखी ना 2, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी के आगे अगर मैं प्लस या माइनस का साइन लगा दूं तो यही बन जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा? हम सभी को पता है नेगेटिव मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। पॉजिटिव मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके पास 6 है, इसको 8 करना है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन अपने पास चाहिए। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन के आगे कितना साइन आ जाएगा? इसके आगे माइनस, क्योंकि इसको ये इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं तो उसके आगे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल फॉर्म में जब भी वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाती है, और जब वो कंपाउंड बना लेते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होती, वो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। दूसरा, हमारी जो वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जितनी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या फिर जितने इलेक्ट्रॉन वो दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। बस उसे अपने साइन के हिसाब से लिख दो। अब मेरे पास ऑक्सीजन है, 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? लास्ट वाली वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 8 करने थे तो इसको 2 की ज़रूरत है। 2 इसको चाहिए तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब सोडियम आता है 11वें नंबर पे। तो सोडियम का क्या होता है? 2 और 9। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना यानी इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देना है, तो इसका नंबर तो हमने लिख दिया 1। इलेक्ट्रॉन देगा तो हमने क्या साइन लगा दिया? पॉजिटिव। ये बेसिक है, ये तुम्हें आता भी होगा, बट मैं फिर भी बता रही हूँ क्या पता किसी को ना आता हो। गेन में हम कौन सा साइन लगाएंगे? नेगेटिव, और लॉस के अंदर हम कौन सा साइन लगाएंगे? पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने कुछ रूटीन एटम्स का नाम लिखा है। रूटीन एटम्स कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। रूल नंबर 2, सारे रूल्स आप अपने दिमाग में रखते चलो। रूल नंबर 1 हमने पढ़ लिया कि नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 0 लेनी है। जब कंपाउंड मिलेगा तो वो बदल जाएगी। मोनो एटॉमिक आयंस, इनके अंदर इनके ऊपर जो चार्ज लिखा वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। हम बहुत सुनते हैं ना, SO4 2-, Cl-, O के ऊपर 2n-, Mg2+। तो मोनो एटॉमिक आयन, मोनो मतलब एक। जब हमारे पास एक एटम वाले आयन होते हैं, मतलब इसके आगे देखो, हमेशा हमने देखा ऑक्सीजन O2 लिखा होता है, क्लोरीन में हमेशा 2 लिखा होता है। ये क्या है? मोनो एटॉमिक, यानी इस टाइम पे ये एक एक एटम है। तो इनके ऊपर जितना भी हमें चार्ज दिख रहा होता है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सोडियम के ऊपर +1 लिखा है, Mg के ऊपर +2, तो यही हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी। जो इन पर चार्ज है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। रूल नंबर 3, हाइड्रोजन एटम। देखो इसके अंदर 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला जो हमने रूल पढ़ा था, एक तो हमें उसी से याद हो गया कि हाइड्रोजन जब अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें 0 लेनी है। यानी कि हाइड्रोजन ऐसे कहीं पे अकेला H2 लिखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेनी है। दूसरा, हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1। या तो ये इलेक्ट्रॉन एक ले ले और अपने आप को 2 बना ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 से कंप्लीट कर रहे, या फिर उसके पास जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो दे दे। यानी कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और +1 में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, अब होगा क्या? जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी है -1। जब नॉन मेटल के साथ बनाएगा तो +1। ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। एलिमेंट्री वाला तो पता ही चल गया, H2 अकेला कहीं पे लिखा है तो उसकी 0 हो गई। मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो -1 लेनी है, और नॉन मेटल के साथ बना रहा होगा तो +1 लेनी है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, मैं आपको उनको अलग से एक्सप्लेन करके बता दूँ। ठीक है, अब ये देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ। हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ा होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी है -1। जब किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें लेनी है +1। और जब एलिमेंट्री स्टेट में होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0। अब मैं एग्जांपल से बताती हूँ। NaH, रिडॉक्स पढ़ा है तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, वरना
इतने से आपको काम चलाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो कि जो आपका हाइड्रोजन है वो किसी मेटल से जुड़ा है या फिर किसी नॉन मेटल से। ठीक है, सोडियम क्या एक मेटल है, मेटल के साथ जुड़ा है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -1। आगे समझ, बाकी हम आगे देखेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, अभी हम इतना समझते हैं कि हाइड्रोजन के -1। अगला एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH4। हाइड्रोजन का हम फिर से देखते हैं। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, तो इस बार हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। 4 हाइड्रोजन है तो इसकी कितनी हो जाएगी, +4। हम बाद में देखेंगे, बस हम मेन मुद्दा ये समझते हैं कि मेटल कौन कब मेटल के साथ है तो -1, नॉन मेटल के साथ है तो +1। अगला मैंने ले लिया H2SO4। अब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, सल्फर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। सल्फर क्या है हमारा, एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या हो गई, +1। ऑक्सीजन क्या है हमारा, एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन की फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, ये रूल नंबर हमारा 3 था। अगला आता है हमारा ऑक्सीजन। अगर आपको ये जनरल ये रूल्स पता है तो आप ढंग से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, और ये तो अपने दिमाग में बिठा लो। ऑक्सीजन की रट लो कि -2 लेनी है। अब उस चीज़ में मत कंफ्यूज होना कि अभी तो आपने कहा कि O2 की 0 होती है, ये इसकी नेचुरल स्टेट में होती है, एलिमेंट्री स्टेट में होती है, जैसा इसको नेचर ने बनाया है। जब ऑक्सीजन हमारा किसी कंपाउंड में होगा, जैसे कि ले लो हमारा, अभी मैं आपको आगे एग्जांपल बताती हूँ, तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रख लो -2। ये चीज़ रट लो, पूरे सब में काम आएगी। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो ना कहीं ऑक्सीजन दिख ही जाएगा, और ऊपर उसमें आंख बंद करके -2 लिख देना। बट इसमें आ जाता है कि इसकी -1 भी हो सकती है, जब ये बनाता है प्री ऑक्साइड लिंकेज। जब ओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब हमने हमेशा पढ़ा है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, बट जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया वहाँ पे -1। इस चीज़ को इतना मत सोचना, अपना एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि -2 होती है। ठीक है, अब आ गया है हमारा आखिरी रूल हेलोजन को लेके। आप रिडॉक्स ढंग से पढ़ते हो, आपको आराम से उसमें डिटेलिंग में पढ़ने को मिलता। मैं आपको आखिरी रूल बता दूँ। आखिरी रूल है हमारा हेलोजन के लेके। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ छोटी सी। देखो हमारे पास ना ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 हमारा S ब्लॉक, ग्रुप नंबर 13 से 18 P ब्लॉक। ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ S और P पे ही एप्लीकेबल है। ट्रिक क्या, सिंपली भी लोगों को याद होती है, P पे एप्लीकेबल नहीं है। कुछ नहीं करना, वैलेंसी निकालने में दिक्कत हो रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में निकालने में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं करना। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक है, कोई भी ग्रुप लो। सपोज तुमने ग्रुप नंबर 17 ही ले लिया हेलोजन। देखो 17 लिया, इस 17 में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 7, तो यही 7 क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी वैलेंसी निकालनी है, तो इसी को 8 में से माइनस कर दो, तो आ गया तुम्हारे पास क्या, 1। 7 में एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेगा, 7 में एक इलेक्ट्रॉन अपने गेन कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई नेगेटिव। अगला एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिया ग्रुप नंबर 16। तुम्हें निकालनी है वैलेंसी। वैलेंसी निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है कि तुम इसे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे, तुम्हें वैलेंसी मिल जाएगी, और तुम्हें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो तुम आगे नेगेटिव साइन भी लगा दोगे। ठीक है, अब इसके हमें वो निकालने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो भी इसकी यूनिट डिजिट है यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 8 में से 6 गए 2, इसकी कितनी आ गई वैलेंसी, -2। तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो। तो हेलोजन के लिए क्या है, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17, 7 यूनिट डिजिट 7 आ रही है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 7 है। 8 में से माइनस किया तो 1। तो जितने भी हेलोजन होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 17, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1। माइनस क्यों, क्योंकि 7 है, नंबर 6 7 नंबर है, 7 में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -1। तो यहाँ पर हमारे सारे रूल्स खत्म हो गए। मैं आपको सारे रूल रिवाइज करा देती हूँ। पहला रूल हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर क्या पढ़ा, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी आटम के ऊपर कितना चार्ज दे रखा है उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हमने पढ़ा, पहला रूल हमने पढ़ा कि कोई भी हमारा जो आटम है वो अगर अपनी नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसा उसको नेचर ने बना दिया है, ऑक्सीजन को O2 बनाया, हाइड्रोजन को H2 बनाया, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तब 0 लेनी है जब ये अकेले अकेले हैं। दूसरा, अगर ये कंपाउंड के अंदर हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगी। दूसरा रूल हमने कौन सा पढ़ा, कि जो हमारे मोनो एटॉमिक आयन्स होते हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब वन एटम वाले आयन, यानी कि जैसे मेरे पास ऑक्सीजन लिखा हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है और इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, Mg2+ लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखना, इनके पाँव में 2 3 भी कुछ नहीं होगा, सिंपल ऑक्सीजन हाइड्रोजन Mg, अकेले अकेले हैं, मोनो एटॉमिक, नाम से पता चल रहा है। इनके ऊपर जितना भी चार्ज लिखा होगा वही इनकी बन जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल नंबर 3, हाइड्रोजन का निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो जब भी किसी मेटल के साथ कंबाइन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और जब किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, और जब अपनी ये नेटिव फॉर्म में होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 0।
रूल नंबर 4 हमने पढ़ा ऑक्सीजन के लिए, इसको हमेशा के लिए रट लो। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी किसी कंपाउंड में आंख बंद करके ऊपर लिख देना -2, अगर यहाँ O2 लिखा है तो -4, मतलब मल्टीप्लाई करते रहना। अगला हमने पढ़ा रूल नंबर 5 हैलोजन के लिए। हैलोजन का हमने निकाला कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना होता है सभी हैलोजन का, -1। तो ये हमने सारे रूल्स पढ़ लिए। अब मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ कि हमें किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालिए, बहुत सारे एग्जांपल्स लेके। उसके बाद आप किसी भी बुक से बहुत सारे, अगर आपने 11th बर्बाद और रिडॉक्स नहीं पढ़ रखा है तो बहुत सारे इसके क्वेश्चन कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट की, पूरी 12th में काम आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है H2SO4। H2SO4 स्टार्टिंग में बता दिया था, किसी भी एक का अगर तुम्हें निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी दोनों का पता होना चाहिए। सपोज यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मुझे सल्फर का निकाल के दो। स्टेप नंबर 1, हमारा रूल नंबर 2 क्या था कि हाइड्रोजन जब भी किसी उसके साथ अटैच होगा, क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। ठीक है, सबसे पहले जिसका निकालना है उसको x मान लो। अगर वो 1 है तो 1x मान लो, 2 है तो 2x मान लो, जितने भी हो उसके x मान लो। ठीक है, ऑक्सीजन का मैंने क्या कहा था, हमेशा -2 ले लेना। वो जो प्री ऑक्साइड लिंकेज है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी -2 ले लेना। इसकी कितनी है, -2। अब कुछ नहीं करना, सिंपल से अपना मैथ्स है। इसका हमने x मान लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक पे चार्ज कितना है, +1, तो इसको इंटू कर लो, 2 × +1, और इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है, ऑक्सीजन पे एक पे कितना है, -2, और ऑक्सीजन है हमारे पास कितने, 4। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ चार्ज दिख रहा है, देखो ऐसे होता है, जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है, सपोज ये गलत भी हो सकता है, कुछ भी सपोज तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड लिखा है A2B3, और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज भी लिखा हुआ है 6+। अगर इसके भी ऊपर 6+ लिखा है तो तुम = में 6+ ही लिखोगे। यहाँ पे हमारे केस में H2SO4 के ऊपर, पूरे के मॉलिक्यूल के ऊपर, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे क्या लोगे तुम, 0। तो 2 × +1 कितना हो गया हमारे पास, +2, प्लस x, -2 × 4 हमारे पास कितना हो गया, -8, और पूरे के ऊपर चार्ज 0, यहाँ हो गया -6, यहाँ हमारे पास कितना आ गया, +6। तो ये आसान है निकालना, 2-3 बारी करोगे तो हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं H3PO4। फिर से सिंपल सा, मैंने बोला है कि मुझे P का निकाल के दो। P का बोला है तो P को क्या मान लिया तुमने, x। पूरे कंपाउंड के ऊपर कुछ दिख रहा है, कोई भी चार्ज नहीं, मतलब पूरे कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, = के बाद 0 लिख लो। हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ कनेक्टेड है। फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +1। ऑक्सीजन के ऊपर आंख बंद करके -2 तुम लिखिए दो। ये कितने हैं, 3। 3 × 1 कितना हो गया, 3, प्लस का 3। ऑक्सीजन पे कितना है, -2, -2 × 4 कितना हो गया, -8, ये हो गया -5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +5, यानी हमारे फॉस्फोरस के ऊपर कितना चार्ज है, +5। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ये ऑक्सीजन का तो याद कर लो, -2, आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम ये आप लोग ये x करके करना भी छोड़ दोगे, अपने आप ही देख के बता दोगे। ठीक है, जैसे कि ना मैं बताती हूँ, आपके पास लिखा हुआ है सपोज H2O। ठीक है, अब तुम अपने आप निकाल लोगे। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने क्या कहा, कितना चार्ज लेना होता है हमेशा, -2, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिर्फ O, तो -2 का तुम सिंपल हाफ कर दो, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, -12। पूरे मॉलिक्यूल के ओवरऑल चार्ज क्या है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इधर क्या बनाना है, 0, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +12। जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार ये चीज़ें करोगे, तो अपने आप ये चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होती। इसको रटना मत, इसको आराम से समझो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं क्या है, एक तरीके से वैलेंसी है ना। वैलेंसी कोई +- के साइन के साथ लिख देते हो तो यही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। किसी की भी वैलेंसी उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो सकती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। हम साइन की बात नहीं कर रहे, ऑक्सीडेशन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो क्या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, नहीं, ये हमेशा 2 ही रहेगी, ये उससे हमेशा कम ही रहेगी, उसके बराबर भी नहीं है। ठीक है, जैसे किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, हमेशा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है। तो इस चीज़ को रटो मत, बस समझ लो। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अंदर आपको यूज़ होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालना, जो मैंने अभी आपको सिखाया। और वो रूल्स आसान है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, थोड़े टाइम बाद तुम खुद ही निकालने लगोगी, कंपाउंड देखो और अपने आप ही निकल जाएगा।
अब ये बिल्कुल सही टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम देखा होगा रिएक्शंस के अंदर कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और कैसे देखेंगे। तभी तो हम पूरे चैप्टर के अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये हमारा पहला एग्जाम्पल, Cr2O72 माइनस, इसके ऊपर इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है 2 - देखो अभी मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए, जैसे ये था H3PO4, इसके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना था 0, इसके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है -2। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने हमारा रिएक्टेंट है उसके ऊपर हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ये धीरे धीरे से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे। अब ये वाला करते हैं, क्रोमियम का हम निकालेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का हमें -2 पता ही है। क्रोमियम कितने हैं 2, इसलिए हमने इसको मान लिया 2x। ऑक्सीजन कितने हैं 7, एक पे कितना होता है -2, -2 × 7 कितना हो गया -14, और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कितना है -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +6, यानी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, क्रोमियम 2 के ऊपर +6। अब देखो क्रोमियम 2 यहाँ पे देखो इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है +6। अब ये देखो ये कितना बन गया 3+, यानी कि ये +6 से कितना बन गया +3। अब इसकी ऑक्सीडेशन हमने ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं निकाली, इसके अंदर हमारा यूज़ हो गया रूल नंबर 2। जब भी मोनो एटॉमिक आयन होता है तो उसके ऊपर जितनी ही चार्ज होता है उसी को हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ले लेते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता लग गई है 3+। 6+ से ही 3+ हो रहा है। अभी मैंने पीछे बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लो। ऑक्सीडेशन क्या होती है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है। रिडक्शन क्या होती है, जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है। +6 से कितना हो गया +3, कम हो गया ना, कम हो गया तो ये क्या है हमारा रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन थी वो रिडक्शन वाली रिएक्शन थी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेना, चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, MnO4 - Mn2+। सबसे पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, ये कितना है, इसको निकालनी है, इसको x मान लिया। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, 4 के ऊपर कितना हो गया -8। पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो -1 + 8 कितना आ गया +7। इसके ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुके हैं हमारे पास +7। ये क्या है, एक मोनो एटॉमिक आयन। तो 2+ इसके ऊपर चार्ज लिखा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास कितनी हो गई 2+। अब हमें देखना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन है। +7 से ये कितना बन गया 2+, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया डिक्रीज। साइन मत देखो, सिंपल देख लें, 7 से 2 हो रहा है ना, डिक्रीज। तो ये हमारी किस चीज़ की रिएक्शन है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। और एग्जांपल्स देखते हैं। चीज़ें सारी आसान है, धीरे धीरे करोगे और सब समझ आने लग जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। देखो अगला है हमारे पास एल्यूमिनियम + Fe2O3, और ये क्या बना रहा है Al2O3 + Fe। इसमें रूल नंबर 1 भी यूज़ होगा। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। एल्यूमिनियम अपनी कौन सी स्टेट में, नेचर ने इसको एल्यूमिनियम को ऐसा ही बनाया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो 0। इधर क्या है आयरन भी अपनी वही नेचुरल फॉर्म में है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 0। इन दोनों की निकालते हैं। देखो ऑक्सीजन के एक के ऊपर कितना होता है -6, आयरन कितने हैं 2x, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है नहीं 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई +3। देख लो यहाँ पे कैसे निकाली है, इतनी मैथ्स सबको आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें कितनी मिल गई +3। अब इसकी निकालते हैं। इसके ये कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं 2x, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है 3 है, एक पे होता है -2, तो -2 × 3 कितना हो गया हमारे पास -6, पूरे पे चार्ज कितना है, यहाँ पे भी आ गया हमारे पास +3। अब बस देख लो कहाँ पे नंबर डिक्रीज है, कहाँ पे इंक्रीज है, और निकाल लो। एल्यूमिनियम पहले क्या था 0, अब क्या हो गया +3, 0 से क्या हुआ है +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, यानी कि एल्यूमिनियम की तो हुई है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अगला देखो Fe2, इसके ऊपर कितना है +3, यहाँ पे कितना है 0, +3 से कितना हो गया 0, यानी यहाँ पे क्या हुई है हमारी रिडक्शन, ये हमारी डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो पता लग गया यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे हुआ है रिडक्शन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है। देखो मैंने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो दोनों हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन।
और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक चीज़ याद रख लो, जब भी एल्यूमिनियम दिखेगा ना तो उसके ऊपर +3 लगा देना, सोडियम +1, कैल्शियम +2। ये थोड़े थोड़े से तो याद करने पड़ेंगे। वो भी सुना होगा Cl2-। तो जो हमें हल्के हल्के सुने हैं ना SO4 2-, तो ये सब चीज़ें यूज़ करना। अगली जिंक वाली रिएक्शन मैं करके नहीं दिखाती। जिंक Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ये बताना है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, जिंक अपनी नेचुरल फॉर्म में इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा 0 लिख दो, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट सीधा 0 लिख दो। आगे, हाँ यहाँ पे क्या है हमारा 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है। 0 से कितना हो रहा है 2+, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वैसे याद रख लो, कभी भी राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो ना ऐसे, तो वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आगे करोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल। PbO2 से बन रहा है PbSO4, फिर देखना है कि रिडक्शन है या फिर ऑक्सीडेशन है। सिंपल सा निकालते चलो। अब इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसमें लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, यहाँ पे कितने हैं 2, तो -2 × 2 कितना होगा -4। पूरे मॉलिक्यूल पे अगर 0, सपोज यार देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4 और साइड में लिख रही हूँ 0, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना होगा +4, तभी तो ये कैंसिल होकर 0 हो रहा है। वैसे ही तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट में दिमाग लगाना और बिना ये एक्स वेक्स मान के करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, -2 × 2 कितना हो गया -4। अगर ऑक्सीजन पे -2 है, पूरे मॉलिक्यूल पे 0 है, तो 0 करने के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए +4। अब इसका निकालो। ठीक है, SO4 के ऊपर हमने जनरली सुनते आ रहे हैं SO4 2-, इसके ऊपर कितना चार्ज है 2-, पूरे मॉलिक्यूल पे 0। अगर ये -2 और आपको 0 बनाना है तो पक्का +2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो इसका कितना है +2। +4 से लेड हमारा क्या बन गया +2, तो ये क्या है हमारी एक रिडक्शन वाली रिएक्शन। अब आता है कि रिएक्शन में हम किस किस पे, कौन से कंपाउंड पे फोकस करें। इतनी सारी लंबी रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड पर हों, जो भी हमारे दोनों साइड पर हों, PB दोनों साइड पे दिख रहा है, PB पे फोकस कर लो। ठीक है, उन्हीं पे हमें फोकस करना है। अगला एग्जाम्पल देख लो, एक और PB से क्या बन रहा है PpSO4। PB अपनी नेचुरल स्टेट में लेड तो 0, SO4 पे -2, तो इस पे +2, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, 0 से +2 बन रहा है। और ये ना ये याद कर लो, SO4 के ऊपर हमेशा 2-, कार्बोनेट के ऊपर 2-, NO3-, HNO3-, रटो। ये सिंपल चीज़ें याद भी होंगी, 10th में इतना हमने पढ़ा होता है। ये रहा हमारा लास्ट एग्जाम्पल। MnO2 से बन रहा है Mn। देखो वही स्टेप, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये कितने हो जाएंगे -4, तो यहाँ पे कितना होगा +4। ओवरऑल 0 है, तो -4 को पक्का +4 के साथ ऐड होना पड़ेगा, तभी वो कैंसिल करके 0 देगा। यहाँ पे +4 से कितना बन रहा है Mn+3। हम इसका निकालते हैं, ये कुछ नया सा है। देखो ये इसका निकालना है, इसको x मान लो। ये OHO-, देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना लेना है हमें -2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इसका कितना लेंगे +1, फिर से ऑक्सीजन पे कितना ले लो -2। ये पूरा तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +3, यानी +4 से +3, तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। इसी के साथ हमारी बेसिक्स की चैप्टर, बेसिक्स वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम ये स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और पूरा ये चैप्टर मेन फोकस जहाँ से हमारा 12th स्टार्ट है।